अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश की राजनीति की बहुत पैनी निगाह रखते हैं आप। एक एक खबर रहती है मध्य प्रदेश में, कहाँ क्या घट रहा है, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सीन में। ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो गया? साफ साफ चेहरा दिखाई दे रहा है। थाने में भली एफआईआर हो, कोई देर नहीं लगती, 24 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। और ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात आ गई सामने, हालांकि आएगी नहीं क्योंकि अदालत भी उनकी और जज साहब भी उनके, लेकिन अगर ये बात साबित हो गई कि साहब मंत्री जी के बेटे ही हैं ये, तो ये 18 करोड़ 100 करोड़ त्यागी जी, ये तो बिल्कुल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। और नैतिकता का जहां सवाल आता है, वहां तो कहीं अरुण जी बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? ऐसा है संजय भैया कि ये जो है राजनीति से ज्यादा बीजेपी की अंदर की राजनीति का परिणाम है ये वीडियो। मैं आपको एक बात बताऊं, अब बीजेपी पूरी तरह से उसका कांग्रेसीकरण हो चुका है। और जो नरेंद्र मोदी ने ये प्रयोग किया कि सारे बड़े नेता उतारे, नरेंद्र तोमर उनमें सब में बड़े हैं। तो ये नरेंद्र तोमर का वीडियो जो बेटे का आया, उससे 2 दिन पहले एक और घटना हुई है जो उनके पक्ष में नहीं जा रही है। वो घटना यह है कि वहां पर दिमनी में एक तोमर ने एक गुजर के लड़के को मार दिया। और वजह बहुत छोटी थी, एक ट्रैक्टर पर वो म्यूजिक सिस्टम बजाता हुआ जा रहा था, तोमर साहब ने रोका, वो नहीं माना और उसके बाद में उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। चूंकि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में गुजर बहुत नाराज हैं बीजेपी से। कुछ पिछले महीने ग्वालियर में गुजरों का आंदोलन था, उसे कुचला गया, उसके बाद कई लोग जेल में हैं। और इस घटना में यह हुआ कि चुनाव आचार संहिता लगी है, सब कुछ है, पुलिस ने 4 तोमरों के मकान तोड़ दिए हैं दिमनी जिले क्षेत्र में। तो अब नरेंद्र तोमर के लिए दोहरी आफत है। सरकार उनकी अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में, तब फिर बुलडोजर कैसे चल गया? एक तरफ गुजर नाराज हैं, दूसरी तरफ तोमर नाराज हैं, तो उनकी समस्या बड़ी है। वो इस समस्या से बेचारे जूझ रहे थे, एक दिन प्रचार नहीं कर पाए और तब तक ये चीज आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हाथ तो ये अंधे के हाथ बटेर लगने जैसी स्थिति है। ये बीजेपी की आंतरिक राजनीति का परिणाम का नतीजा है। और बीजेपी में अब ठीक वही सब चीजें हो रही हैं जिस तरह की गुटबंदी हमने किसी जमाने में कांग्रेस के नेताओं में देखी थी। आज आप स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया गया, उनके चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व लादा गया। तो उस सामूहिक नेतृत्व के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर थे। इन पर पिछले 30 साल में कभी इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे, कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई। अचानक पहली बार ये स्वाभाविक है कि बीजेपी के नेताओं ने पिछले 2 दशक में बहुत तरक्की की है, तोमर भी उससे अछूते नहीं है, लेकिन कभी यह आरोप नहीं लगा जैसे दूसरे मंत्रियों पे लगे और नेताओं पे लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अचानक उनके बेटे का वीडियो आना। हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते, सब नहीं करते, लेकिन जो दिख रहा है चेहरा वो उनका बेटा है। और फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि ये आईटी सेल का कमाल था, आईटी सेल कांग्रेस की है, बीजेपी की है या बीजेपी के किसी नेता की है, ये तय होगा उसके बाद। लेकिन एक बात पक्की है कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने जो प्रयोग किया, सब 8 नेता बड़े बड़े उतार दिए। उन 8 के सामने चुनौतियां ऐसी आ गई हैं और ये चुनौतियां अचानक धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं। सबसे पहले आई है नरेंद्र तोमर के सामने। अब नरेंद्र तोमर के ऊपर जो लांछन लगा है उसका जवाब देना उन्हें बहुत कठिन होगा। और जिन परिस्थितियों में वो जूझ रहे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उतारा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो हुआ पहला हमला नरेंद्र तोमर पे हुआ है, और ये घोषित तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं किया है जो किसी दल से जुड़ा है, ये सामने आया है। गोली चली तोमर गुजर में, उसके लिए भी तोमर जिम्मेदार हो गए, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन चूंकि तो तोमरों के नेता है। और अब इसके बाद तो उनका बेटा कैमरे में है। तो एक बात मान लीजिए कि एक विकेट तो चटक गया। मतलब नरेंद्र तोमर के ऊपर जो दाग लगा है, कुछ भी हो जाए, चुनाव के वोट से पहले बहुत कम समय है, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अब वो चीज धुल नहीं सकती। और पर्टिकुलरली
जो मुरैना और ग्वालियर का इलाका है, वहां जातीयता बहुत गहरे तक है और उसके साथ साथ इस तरह की चीजों का बड़ी जल्दी प्रचार प्रसार होता है। फिर आज के जमाने में तो ये वीडियो तो पूरे देश में पहुंच गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी की आंतरिक राजनीति का परिणाम है और ये प्रयोग सबसे पहले नरेंद्र तोमर के ऊपर हुआ है और आने वाले दिनों में उन 8 नेताओं में से किसी और के ऊपर भी हो सकता है। एक और चीज आपको बता दें, ये कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार माहौल बन रहा है। कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर के ये माना जा रहा है कि सरकार रहते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो चीजें आ रही हैं वो थोड़ी आश्चर्यजनक है। और प्रहलाद पटेल जिन्होंने सफाई दी है, जिन्होंने पक्ष लिया है, उनकी जो जाति है लोधी वोट को विभाजित करने की भी कोशिश अभी चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 8 चेहरे नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश भेजे हैं वो किसी न किसी रूप में सब फंसे हुए हैं। मैं नाम लेके कहता हूं, जो रीति पाठक हैं जो सीधी से लड़ रही हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के केदार शुक्ला ही लड़ रहे हैं। सतना से गणेश सिंह पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका विरोध पार्टी के भीतर बहुत है। उनके खिलाफ पार्टी का ही प्रत्याशी बीएसपी से लड़ रहा है, पार्टी का एक नेता। इधर राकेश सिंह जो अध्यक्ष रहे हैं, उनके सामने भी बड़ी गहरी चुनौती है, पार्टी के भीतर से ज्यादा है, कांग्रेस से कम है। तो और फग्गन सिंह कुलस्ते का भाई उस सीट से 27,000 वोट से हारा था। वो खुद 2700 वोट से लोकसभा में पीछे रहे थे जबकि मोदी लहर थी। तो प्रहलाद पटेल के भाई थे, लेकिन अब जो जिस तरह का विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ उनके बगल में राव उदय प्रताप लड़ रहे हैं जो पहले कांग्रेसी थे, बाद में भाजपा गए। तो आज जो परिस्थितियां बनी हैं वोटिंग के 10-11 दिन पहले, उसमें ये जो 8 चेहरे हैं, ये 8 चेहरे किसी के लिए केक वॉक नहीं है, किसी को वॉक ओवर नहीं मिल रहा है, सब परेशानी में, सब अपनी जगह जूझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयोग किया है, ये मेरा अपना मानना है कि उन्होंने इन सभी नेताओं को जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित थे, पहले तो मध्य प्रदेश भेज दिया, अब उन सीटों पर डाला है कि अगर ये जीत गए तो मध्य प्रदेश तक सीमित रह जाएंगे, और अगर ये हार गए तो ये फिर घर बैठ जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो वो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को होगा, क्योंकि उनका एक चेहरा जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। उनको कोशिश की गई उनके चेहरे को पीछे करने की, लेकिन जब वही जीत के आएंगे, वही अकेले होंगे। ये अलग बात है कि पार्टी जीते कि नहीं जीते, लेकिन वो चुनाव जीत गए बाकी हार गए तो भी बहुत बड़ा मामला आ जाएगा। बात सर्वे की जब करें तो सर्वे में देखिए जो आया है, 118 से 130 तक सीटें आई हैं। आप ये मान लीजिए कि सी वोटर का सर्वे बड़ा व्यापक है और उसमें बहुत गहराई तक बात हुई है। अब हम अगर उसको देखें तो वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में कांग्रेस का 40.9% था, बीजेपी का 41% था, और जो 7 सीटें उसकी कम हुई थी, इनकी 109 थी, उनकी 114 थी, तो 5 सीटें जो कम हुई वो इसलिए हुई कि 10 सीटों का अंतर 1000 से कम था, और वो उस 1000 से कम में 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और उन 7 में भी जो टोटल वोट था वो 4300 कुछ वोट था। तो लड़ाई बहुत तगड़ी थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज बीजेपी का भी बढ़ा है, बीजेपी 42% पे है, कांग्रेस 44% पे है। और इन सबसे हटके जो आपने कहा, मैं एक बात और कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितनी ताकत नरेंद्र मोदी ने झोंकी है, जिस लेवल पे वो प्रचार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने टीम लगाई है, उस हिसाब से तो बीजेपी के सामने कांग्रेस चुनाव से बाहर है। लेकिन कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में है, संसाधन उसके पास नहीं है, उसके नेता उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता उसके साथ खड़ी है क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। और ये जो सर्वे है वो जनता की भावनाओं का प्रमाण है। ऐसी स्थिति बन रही है हर इलाके में बढ़त मिल रही है। भोपाल रीजन को छोड़ दें तो कांग्रेस को हर क्षेत्र में बढ़त मिल रही है। और दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी में इस वक्त जितनी अंतर्कलह है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गृह मंत्री जी पिछले दिनों यही प्रचार कर रहे थे, तो ग्वालियर में उन्होंने बैठक में अपने लोगों से कहा कि नाराज जो मौसा और फूफा बैठे उन्हें बैठा रहने दीजिए, आप तो आम समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोगों की मदद करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। जब अमित शाह ये बात बैठक में कह सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जमीनी हकीकत है क्या, परेशानी क्या है।
कि अपने लोगों को अलग करके दूसरों को जिताने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कमजोरी है और इसी वजह से पूरी ताकत झोंकी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है।